घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में संडे स्पेशल में मैं फिर से बात करने वाला हूं कोरोना की। उसके अलावा इस वक्त किसी भी और चीज पर बात करना बेईमानी है और हम आपको खौफजदा नहीं करना चाहते हैं। आप पहले ही परेशान हैं, पहले ही बेहाल हैं, पहले ही त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था किस तरह से इस संक्रमण काल से कोप कर रही है, यह बताना भी जरूरी है। आयुष्मान भारत की हम ताल ठोकते हैं, आयुष्मान भव। किसी भी बुजुर्ग के आप पैर छूते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो आशीर्वाद में वो कहते हैं आयुष्मान भव, यानी कि आपकी लंबी उम्र हो। और आयुष्मान भारत एक अभियान भी चलाया गया आज से 2.5 साल पहले 23 सितंबर 2018 को 50 करोड़ लोग, उनके लिए चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया था। 5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाने वाली थी। इससे गरीबों का कल्याण होने वाला था और बहुत अच्छी पहल थी, बहुत ही अच्छी पहल थी। लेकिन आज जिस संकट काल, संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, इस कोरोना ने अमीरी गरीबी सबकी दूरियां मिटा दी हैं, वो फर्क मिटा दिया है। हर कोई परेशान है। एक अदद अस्पताल में बेड की दरकार है, ऑक्सीजन की दरकार है, वेंटिलेटर की दरकार है, दवाइयों की दरकार है। उसकी एक वानगी देखिए, फिर कुछ और बातें करेंगे। पहले वानगी देखिए। खत्म हो रहे, आदमी को छोड़ दिया, अकेले को सबको निकाल दिया कि उनके पैसे नहीं पटे क्या हॉस्पिटल में। अभी तुरंत ही हो गया अपनी मम्मी का डेथ। कैसे कर्मचारी काम करे, पागल बना रही है गवर्नमेंट, तो पागल बना रहे हैं ये सारी कंपनी वाले। अस्पताल में एडमिट नहीं है, बेड नहीं खाली है कह रहे हैं। मैं 2 दिन से बिना खाना पानी के घूम रही हूँ, कहीं दवाई नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है? जब इंसान मर जाएगा जब दवाई देगा क्या? यहाँ पे हमें जो आवश्यकता है 20 से 25 सिलेंडरों की है, जबकि आप दे सकते हैं कि हमारे पास 5-6 सिलेंडर हैं। ऑक्सीजन का व्यवस्था था ना, कुछ नहीं था। मैं उसको ऐसे ही लेके गया हूँ संजीवनी हॉस्पिटल। उसको ले जाते तो उनका दम घुट गया। पिछले 24 घंटे में 2,60,500 नए 61,000 बल्कि 2,61,500 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,501 लोगों की, देशवासियों की मौत हो गई है। लगातार तीसरे दिन 2.5 लाख से ऊपर का यह आंकड़ा है। 1500 से ज्यादा मौतों का ये पहली दफा आंकड़ा छुआ है देश ने। और सब जगह, वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, पटना हो, भोपाल हो, जयपुर हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, सब जगह एक ही तस्वीर, सब जगह लोगों की एक ही पीड़ा। शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में 12 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी के चलते। यह आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना, बिहार की राजधानी, वहां पर अस्पताल है एनएमसीएच। उसके अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, उनकी चिट्ठी भी है मेरे हाथ में। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है ये, उन्होंने
खुद को कार्यमुक्त करने का अनुरोध करते हुए एक चिट्ठी लिख दी प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को। वो कह रहे हैं मेरे अथक प्रयास के बावजूद भी ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा आ रही है, जिससे दर्जनों भर्ती मरीजों की जान जाने की आशंका बनी हुई है। मैं सशंकित हूं कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मृत्यु के पश्चात इसकी सारी जवाबदेही मुझ पर आ जाएगी। कार्यमुक्त करने की बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाते रहिए। ये डॉक्टर विनोद कुमार सिंह लिख रहे हैं। दिल्ली, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। वो बता रहे हैं दिल्ली में कुल मिलाकर 1800 बेड, जो दिल्ली और केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, 1800 बेड कोरोना के लिए, कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में 10,000 बेड हैं। अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि 7,000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए जाएं। देश के दिल, सबसे ज्यादा जहां अस्पताल हैं, साधन हैं, डॉक्टर्स हैं, पूरी व्यवस्था दिल्ली में है। केंद्र सरकार के तमाम आला मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब यही हैं। यहां बेड की किल्लत है। वो कहते हैं डीआरडीओ दिल्ली में आईसीयू के 500 बेड बना रहा है। इसकी शुरुआत तो पिछले साल हो गई थी। 1000 करने की गुजारिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो 500 बेड कहां है? और 1800 बेड से क्या काम चल जाएगा? दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो 20,000 तापते दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं 1800 बेड, 1800 बेड से काम चल जाएगा। यह राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। एम्स में रेमडेसिविर की किल्लत है। यह एक संजीवनी है और आपदा में अवसर तलाशने वालों की कमी नहीं है। रेमडेसिविर की तो जबरदस्त किल्लत है। मैं अपने निजी अनुभव से बता सकता हूं। मेरे एक जानने वाले को जरूरत हो गई, डॉक्टर ने कहा कहीं से इंतजाम कर दो, मैं रेमडेसिविर लगा दूंगा। वैसे घर में लगाना नहीं चाहिए, अस्पताल में भर्ती होइए जहां आपको बेड मिलता है। कि नहीं जी मैं तो निजी अस्पताल में जाऊंगा, बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाऊंगा। जहां बेड मिल रहा है प्लीज कृपया करके भर्ती हो जाइए अगर आप गंभीर हालत में हैं। और यहां पर यह परिवार जिसे मैं जानता हूं, पिता बुजुर्ग हैं, कोरोना पॉजिटिव, ऑक्सीजन लेवल गिर रहे थे। डॉक्टर ने कहा रेमडेसिविर लगाना होगा, इंतजाम कीजिए कहीं से। इंतजाम हो नहीं सकता। कालाबाजारी पर सरकार ने नकेल कसी है, यह पहले कसनी चाहिए थी। कालाबाजारी जबरदस्त हो रही है, दाम अब घटाए गए हैं, यह पहले घटाने चाहिए थे। प्रोडक्शन पहले रैंप अप करनी चाहिए थी। 25-25 हजार के 4-4 हजार का इंजेक्शन है, 8,999 में भी मिल रहा है। मैं मैक्सिमम कीमत बता रहा हूं। 25-25 हजार के 2 इंजेक्शन लगाए गए। ये आपदा में अवसर भी तलाशा जा रहा है। तो दिल्ली में बेड्स, ऑक्सीजन की कमी, एम्स में रेमडेसिविर, फिर से वो तस्वीरें दिखाइए कि किल्लत है। भोपाल में ऑक्सीजन का इंतजार है। मुंबई में सिर्फ 48 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। पटना में ऑक्सीजन है ही नहीं। अधीक्षक की मैंने चिट्ठी दिखाई। लखनऊ में दवा और बेड्स की किल्लत है। रायपुर में मरीजों से कहा जा रहा है ऑक्सीजन का इंतजाम खुद कीजिए। तो ऐसे हम आयुष्मान भारत बना रहे हैं। ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं और जिस पर मुसीबत का यह कहर टूटा है वही समझ सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर कोई राष्ट्रीय नीति हमें दिख रही है या हमें कोई राह दिख रही है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि जी हम ऑक्सीजन की कमी का, उसकी आपूर्ति करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
रेमडेसिविर की प्रोडक्शन दोगुना करने की इजाजत दे दी गई है। तो वो कब आएंगे, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, तब तक एड़ियां रगड़ता रहे, चित्कार करता रहे आम आदमी, मरीज। ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। बहुत से हमारे ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे सूबे हैं, राज्य हैं जहां ऐसा प्रकोप नहीं है कोरोना का। वहां ऑक्सीजन के सिलेंडर सीधे प्रभावित इलाकों में क्यों नहीं बुलाए जा रहे, मंगाए जा रहे? निजी क्षेत्र से क्यों मदद नहीं ली जा रही है? पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। और ऐसे में मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, इमरजेंसी। इमरजेंसी का नाम सुनते ही नकारात्मक ख्याल आते हैं, 1975 याद आने लगता है। लेकिन हमारे संविधान में इमरजेंसी का, आपातकाल का प्रावधान है। 3 अनुच्छेद हैं। 352, आंतरिक अस्थिरता हो जाए देश में, आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। 356 को तो आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया। और 360, वित्तीय अस्थिरता हो जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए, तो इसे लागू किया जा सकता है। तो आज क्या देश एक आपातकाल में नहीं है? दवाइयां नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कालाबाजारी हो रही है, सिस्टम पर ओवरलोड है। तो ऐसे में एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए ना। एक तरफ से निर्देश, आदेश जारी होने चाहिए। एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए क्या, जो हर चीज पर नजर रख सके? पर इन बातों पर क्या चर्चा का वक्त भी है हमारे पास? या हम चुनाव में, कुंभ में, लोकतंत्र के मेले और आस्था के मेले में ही अभी व्यस्त हैं? और साथ ही साथ मैं इस बात को हमेशा पहली जिम्मेदारी में सरकारों की मानता हूं, लेकिन आम आदमी की भी जिम्मेदारी है। हम अब भी लापरवाह हैं और बेपरवाह हैं। राज्यों में, केंद्र सरकार में कोई समन्वय नहीं दिख रहा है। उसकी भी एक तस्वीर देखिए। 3 बयान मैं आपको सुनवा रहा हूं। नवाब मलिक मंत्री हैं महाराष्ट्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बयानों में समन्वय की कमी आपको साफ दिखेगी। सुनिए। महाराष्ट्र में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, साथ ही साथ रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। बेड्स के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, कुछ दवाइयों के बारे में जो भी बातचीत चलती है, जो हमारे लेवल पर जितने एक्शंस लेने हैं, वी हैव इनिशिएटेड ऑल ऑफ देम। दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, ऐसे बनेगा भारत आयुष्मान? आम आदमी इधर उधर दौड़ता रहेगा, भारत आयुष्मान बनेगा? और कोरोना की बढ़ती फ्रीक्वेंसी, देश में लगनी चाहिए इमरजेंसी। मैं हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। एक सेंट्रलाइज्ड कमांड अथॉरिटी क्या बननी चाहिए? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नौकरशाह रह चुकी हैं, आईएएस रह चुकी हैं, अपराजिता सारंगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की और बिहार में साझा सरकार चला रहे हैं, उनके युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता माधव आनंद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी और एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, डायरेक्टर हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में। तो ऐसे आयुष्मान बनेगा भारत?
अपराजिता, बहुत अच्छी योजना थी जो 2.5 साल पहले शुरू की गई। 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का मकसद था, बहुत नेक मकसद था। 5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठा रही है, लेकिन आज सब कुछ तार तार हो रहा है क्या? संदीप जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आपने जो भी सबके सामने उपस्थापित किया, मैं बिल्कुल समर्थन करती हूं। बहुत सही तस्वीर आपने हम सबके सामने रखी है। स्थिति बहुत ही गंभीर है। आपने संख्या दी है, वो पुनरावृत्ति मैं करना नहीं चाहती हूं, लेकिन स्थिति की जो गंभीरता है इसको मद्देनजर रखते हुए निश्चित तौर पर कहूंगी कि जब 2,61,500 केसेस एक दिन में निकल आए और 1,501 मृत्यु हो जाए, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह का कोई भी बचाव पेश कर ही नहीं सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं बचाव पेश करने के लिए नहीं आई हूं। आई डोंट स्टैंड हियर टू डिफेंड द भारतीय जनता पार्टी और द सेंट्रल गवर्नमेंट। किंतु मैं बहुत विनम्रता के साथ पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि केंद्र सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, जितना बन सकता है कर रही है। और केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, प्रोफेशनल्स हो, सांबादिक बंधु हो, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अभी जैसा कि आपने कहा, इसे हम नेशनल इमरजेंसी कहें, हम हेल्थ इमरजेंसी कहें, अभी जो स्थिति है इसका सामना हम सबको हाथ मिलाकर करना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न की जाए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि केंद्र सरकार के लिए किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी जान बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब लगे हुए हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार मीटिंग ले रहे हैं, बार बार निर्देशनामा जारी कर रहे हैं। कल रात में 8 बजे से उनकी मीटिंग शुरू हुई थी सारे मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, और उन्होंने विभिन्न तरह के निर्देश दिए हैं जिनकी तामील शुरू हो गई है। और जहां तक डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात है, वो डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने कहा कि डे टू डे, देखिए अपराजिता, डे टू डे मॉनिटरिंग का हासिल क्या है? मैं आपको पूरा बोलने दूंगा क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और देश, आपने विश्वास शब्द का इस्तेमाल किया ना। देखिए एक मिनट सुनिए अपराजिता, आपने विश्वास शब्द का इस्तेमाल किया। देश विश्वास करता है, भरोसा करता है सरकारों में, लेकिन वो भरोसा टूटता भी है जब ऑक्सीजन की कमी के चलते 12 लोग शहडोल में मर जाते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी या रेमडेसिविर की कमी एम्स जैसे अस्पताल में भी पाई जाती है। इन चीजों का क्या कोई आकलन नहीं था? ऑक्सीजन ऐसी कोई चीज तो नहीं है, इसका इंतजाम या इसका बैकअप तो हम कर सकते थे ना, किया जा सकता था। मुझे आप बोलने दें जी। हमें अंदेशा था कि दूसरी लहर आने वाली है। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने हमें बताया था, हम सब जानते थे, केंद्र सरकार भी जानती थी, राज्य सरकार भी जानती थी। लेकिन मैं कह दूं कि इस तरह की संख्या होगी, इस तरह का विप्लव होगा, इस तरह का विस्फोट होगा, इसका अंदेशा बहुत लोगों को नहीं था, हमें भी नहीं था। इस तरह संख्या बढ़ेगी। आज मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह के केसेस हो रहे हैं, हम विश्व में ब्राजील के बाद दूसरे देश हैं। Brazil is the highest, India is the second highest as far as the number of COVID cases are concerned. तो स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मुझे आप बोलने का मौका दे। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। केंद्र सरकार लगातार 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता देने में लगी हुई है। देखिए 12 हमारे हाई बर्डन स्टेट्स हैं जहां पर वेंटिलेटर की किल्लत है, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है। तो अभी हमें देखना है कि किन राज्यों को प्राथमिकता दी जाए। तो मैं आपको बता दूं कि 3 तिथियों की बात मैं कर दूं, अप्रैल 20, अप्रैल 25 और अप्रैल 30। इन तीनों तिथियों में करीबन 12 हाई बर्डन स्टेट्स को 4,880 मेट्रिक टन, 5,619 मेट्रिक टन और 6,593 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाएंगे। सारी तैयारियां हो गई हैं। अभी आपने रेल मंत्री जी को भी सुना, उनका ट्वीट भी आप देखें। अभी रेलवे को भी यूज किया जाएगा। हम इसे कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे
बिना बाधा के ले जाएं, ऑक्सीजन सप्लाई करें, इस दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको कह दूं कि डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है, ये बहुत बड़ा मिसमैच है, मैं समझ रही हूं, लेकिन अचानक इतना डिमांड हो जाना कि सप्लाई कम हो जाए, मुझे लगता है कि एक तरह से स्वाभाविक था। मैं जानती हूँ कि मैं स्वाभाविक नहीं, तैयारियां क्या थी और नहीं देखिए अपराजिता, एक सेकंड आक्रमण करेंगे। अपराजिता, एक सेकंड के लिए जी, ये आकलन लगाना सरकार का काम होता है ना। आपने ब्राजील का उदाहरण दिया, मैं अमेरिका का उदाहरण देता हूं, वहां पर भी बहुत केसेस थे। उन्होंने 30 करोड़ जनसंख्या के लिए 60 करोड़ वैक्सीन बुक करा दी थी। हमने कितनी बुक कराई? 11 मिलियन, 1 करोड़ 10 लाख, 130 करोड़ लोगों के लिए। हम ताल ठोकते घूम रहे थे पिछले महीने तक। अपराजिता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हम दुनिया को बचा रहे हैं कोरोना से। अपने घर में हमने तैयारियां मुकम्मल नहीं की। चुनाव हमारी प्राथमिकता थी, कुंभ हमारी प्राथमिकता दिखी। हमारी प्राथमिकता थी क्या कोरोना? या हम मुतमईन हो गए थे कि कोरोना पर तो जीत पा ली हमने, देखिए हमने क्या कमाल कर दिया, हम ये बताने में लगे हुए थे। नहीं, देखिए, जब युद्धकालीन स्तर पर काम करना होता है तो एक तरीका हमारा अलग होना चाहिए, प्रक्रिया अलग होती है, और हम उस प्रक्रिया का अवलंबन कर रहे हैं। आप मुझे थोड़ा वक्त दें। देखिए, ऐसा है कि दो बड़े निर्णय लिए गए हैं, मुझे लगता है सबको पता होगा, सारे खबर कागजों में भी आ गया है। 100 नए अस्पताल जिसमें कि ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे पीएम केयर्स फंड से, उसकी तालिका कर दी गई है। दूसरा, 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, और इंपोर्ट करने की प्रक्रिया, आयात करने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो गई है। जहां तक वेंटिलेटर का सवाल है, मैं आप सबको बता दूं कि डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स, हमने डिमांड और सप्लाई का असेसमेंट किया। ऐसा ना कहें कि कोऑर्डिनेशन सेल नहीं है। 24/7 कोऑर्डिनेशन सेल स्वास्थ्य मंत्रालय में काम कर रहा है 24/7, और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ निरंतर अपना संपर्क बनाए हुए हैं, उनकी बातें सुन रहा है। जिन कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया गया, उनके पास ना कोई पुराना तजुर्बा था, उनके पास प्रोटोटाइप भी नहीं थे। ट्रिविट्रॉन, AMTZ, कितनी कंपनियां, एग्वा। आउटपुट की बात करें, आज के संदर्भ में आउटपुट की बात करें, आरोप प्रत्यारोप न करें, दोषारोपण न करें, वो बड़ा सहज है। महाराष्ट्र को 1121 वेंटिलेटर भेजे गए तुरंत, यूपी को अभी तुरंत 1700 भेजे गए, झारखंड को 1500, गुजरात 1600, मध्य प्रदेश को 152 और छत्तीसगढ़ को 230, और ये सब आंकड़े उनकी कुल मिलाकर 6 से 7 हजार वेंटिलेटर हुए। देखिए, अभी दिए जा रहे हैं और काम चल रहा है। और जहां तक ठीक है, काम चल रहा है, आप ये कह रही हैं। अबे दुबे, ये सब कुछ फ्यूचर टेंस में हो रहा है, हम वर्तमान में जी रहे हैं और कर्रा रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। चौधरी जी, मैं बिल्कुल बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है, सिर्फ एक ही बार बोलने का अवसर मुझे दीजिएगा। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को कि इसकी ग्रेविटी क्या है सेकंड वेव की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों को पता था। संदीप चौधरी जी, 2 स्तर पर पता था। पहली बार सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च ने 1 साल पहले कहा था, अपराजिता जी, कि लगभग 60 करोड़ लोग तक इन्फेक्टेड हो सकते हैं हिंदुस्तान में इस समय में। एक लाइन सिर्फ मैं उनकी पढ़कर बताता हूं कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर एडवोकेट्स कंटिन्यूएशन ऑफ फाइट रिस्ट्रिक्शंस वुड नीड टू बी रिटेन्ड ऑफन टू अवॉइड हाई पीक इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटलाइजेशन। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटलाइजेशन से अगर आपको इन सब परिस्थितियों से बचना है तो अगर आपने सख्ती से इस पर काम निरंतरता से नहीं किया तो ये होगा। दूसरी बड़ी बात जो संदीप चौधरी जी ने अभी संकेत दिए उसको मैं पढ़कर बताता हूं। पूरा विश्व कह रहा था, सिर्फ आपकी सरकार को नहीं पता था, पूरा विश्व कह रहा था कि अमेरिका का उदाहरण लीजिए। अमेरिका में पहली जो वेव आई वो जून से जुलाई में आई, जिसका पीक था 80,000 केसेस तक। दूसरी उनकी पीक जो वेव थी वो आई दिसंबर से जनवरी, 3 महीने बाद, और ठीक 3 महीने बाद अमेरिका के पहली पीक हमारा आया 97,000 केसेस तक थे सितंबर में।
अब अमेरिका की जब दूसरी वेव 3 महीने बाद आई तो पूरे विश्व के वैज्ञानिक कह रहे थे कि जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, हिंदुस्तान का जो दूसरा पीक आएगा वो मार्च अप्रैल के बीच आएगा। और अमेरिका जैसे छोटे देश में अगर 3 लाख केसेस आते हैं पर डे तो हिंदुस्तान के क्या होंगे। ब्राजील का भी डेटा आपने गलत दिया, ब्राजील का जो डेटा है वो 65,000 केसेस कल आए हैं ब्राजील में, हमसे ज्यादा नहीं है। एक बात सुन लीजिए, नहीं पर अबे दुबे एक सेकंड देखिए, आपने कहा ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये मीन मेक निकाल कर केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, केंद्र कहेगी। मैं बताता हूं, एक सेकंड पहले सवाल सुन लीजिए। देखिए, आम आदमी परेशान है, आम आदमी राजनीतिक जमात है जो आप लोग जिसके नुमाइंदे हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता आपसे गुहार लगा रही है और आप यहां पर एक दूसरे पर लांछन अगर लगाते रहेंगे, आम आदमी को क्या रेमडेसिविर मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी या बेड मिल जाएंगे? अबे दुबे, बड़ा सवाल आज की तारीख में क्या ये है? मैं बस बिल्कुल ठीक, मैं दो ही इस पर सवाल, कैसे अदूरदर्शिता कैसे थी हमारी सरकार की, मेरे प्रधानमंत्री की, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। इस हिंदुस्तान में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 38,80,000 प्रति माह। गैर जिम्मेदार तरीके से भारत के स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं कि साहब डिमांड कम हो गई, कंपनी ने बनाना कम कर दिए और हमने विदेश भेजना चालू कर दिए। अरे स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके सीरोलॉजिकल सर्वे नहीं देखा? 5 फरवरी की आपकी रिपोर्ट है आईसीएमआर की, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ड्रॉप करा दी। उन्होंने कहा था 30 करोड़ तक इंफेक्शन हो गया है, सारे मीडिया हाउसेस ने छापा, आपको इस बात का आभास था। आप ऑक्सीजन की कमी का रोना रहते हैं। हिंदुस्तान में 7,127 मेट्रिक टन आज की तारीख में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ये आप जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी। 4,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता लग रही है आज की परिस्थिति में और 2,200 मेट्रिक टन की आवश्यकता होती है इंडस्ट्रियल यूटिलिटी के लिए, मतलब सरप्लस ऑक्सीजन है। पर आपने ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की, जो आरोप ये सब केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकार रेड फ्लैग रेज नहीं करेंगी। मैं यही तो ब्लेम गेम में निकलेगा क्या? नहीं, सुनिए, आखिरी सवाल मेरा, आखिरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये जब पेंडेमिक एक्ट लगा है तो ये केंद्र की सरकार को चाहिए था कि उड़ीसा में सरप्लस है, हिमाचल प्रदेश में सरप्लस है, मेरे पास स्टेट वाइज डेटा है, मैं उसमें टाइम खराब नहीं करना चाहता। तो कैसे ऑक्सीजन मैपिंग हो? ये आखिरी जो सवाल मेरा है वो है वैक्सीनेशन का। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 8 मार्च को जो रिपोर्ट रखाई उसमें बताया है, प्रकाश डाला है कि हमारी 70 मिलियन पर मंथ बनाने की सिर्फ क्षमता है, कोवैक्सीन की 10 मिलियन है। इन्होंने 5 फरवरी को फाइजर को इनकार कर दिया और 24 फरवरी को स्पुतनिक को इनकार कर दिया, जबकि उन्होंने अपने इम्यूनोजेनिसिटी डेटा लैंसेट में पब्लिश किए थे, जो कोविशील्ड को जिस आधार पर इमरजेंसी यूज की परमिशन दी गई। जब सरकार, जब देश के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाते हैं तो उसे ना लगाने की भी अपीलें करते हैं ना राजनीतिक दल। मैं उस पर आऊंगा, अभी घनश्याम तिवारी से ये सवाल पूछूंगा, लेकिन एक सेकेंड अपराजिता, क्विक रिस्पांस। अभी 3 मेहमान शांत बैठे हैं पर आप पर आरोप लगे हैं, तो आपका रिस्पांस। देखिए, केंद्र सरकार की कार्यकारिता पर प्रश्न चिन्ह लगाना विपक्षी दलों और विशेषकर कांग्रेस का स्टाइल है और इनका रोग है सिनिसिज्म। दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड सिनिसिज्म। मैं एक तथ्य देती हूं, फिर आप हमारे अन्य एस्टीम पैनलिस्ट को बुलाएं। ये सिर्फ केंद्र सरकार की बात ना करें, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का मिलित उद्यम होना चाहिए। वीकली पॉजिटिविटी रेट देखिए आप अगर महाराष्ट्र का पूछे 24.7%, दिल्ली का 20%, छत्तीसगढ़ का 30.63%। हमारे जितने केसेस हैं देश में 50% एक्टिव केसेस इन 3 राज्यों में और 50% जो मृत्यु हुई है इन 3 राज्यों में हुई है। मेरा यह कहना है, प्रबंधन किसका काम है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाथ मिलाकर काम करे, लेकिन राज्य सरकार ये ना कहे कि दोनों हाथ मिलाकर काम नहीं कर रहे हैं। और उसकी एक वानगी माधव बिहार की राजधानी पटना में दिखी। जो अधीक्षक हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर विनोद कुमार सिंह कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है। 10,000 करोड़, और मेरी जानकारी गलत हो तो मुझे बताइएगा, कि इन्वेस्टमेंट्स आई हैं पिछले साल में, 1 साल में बिहार में। मुझे बताइए कितने पैसे लगाए गए
लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। ऑक्सीजन के प्लांट लग सकते हैं ना, 150 करोड़ रुपए में लगता है एक प्लांट। कितने पैसे लगे, लगाए आपने 1 रुपया भी? संदीप जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और हैट्स ऑफ टू यू। आप हमेशा इस तरह के मुद्दे जब पहले भी आपने उठाया था और अभी भी उठा रहे हैं। जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, ये सब दौर चलता रहेगा, लेकिन ये तो बात तय है कि ये जो वैश्विक महामारी है उससे भारत अछूता नहीं है। ना, मेरा सवाल बिल्कुल डायरेक्ट है माधव। जी, ऑक्सीजन की कमी है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सबसे बड़े अस्पतालों में है, राजधानी में ही है, वहां ऑक्सीजन है नहीं। आपको ऑक्सीजन लेने के लिए झारखंड से मदद मांगनी पड़ती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से। गलत कह रहा हूं? संदीप जी, जहां तक ऑक्सीजन की कमी की बात है, किसी को ये आभास नहीं था कि ये संक्रमण दूसरा फेज इतना आक्रामक होगा, लेकिन जिस रूप में संक्रमण बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और बिहार तो वो 150 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने की जहमत या दूरदर्शिता आप नहीं दिखा पाए। देखिए, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है संदीप जी, एक दिन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया सकता है। आप जितनी भी बातें मैं कह रहा हूं और जितनी बातें आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर इसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्लांट लगना चाहिए था, प्लांट नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, उसके क्या रीजन थे, कहां गया पैसा? मतलब तो सबसे आसान काम है जनता पर जिम्मेदारी थोप दो। जी आप लापरवाह हैं, आप बेपरवाह हैं। अब जी लॉकडाउन होने लगा, अब ट्रेनें भर भर कर प्रवासी मजदूरों की वो अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने बिहार जा रहे हैं, वो बीमारी लेकर आ गए। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इससे आगे असल कदम कोई उठाएगा? संदीप जी, देखिए, बिहार सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और कल ही हम लोगों का जो है राज्यपाल महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों के नेताओं ने अपने सुझाव जो है रखे थे। फिर उस सुझाव को क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप के पास भेजा गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इससे 5 दिन पहले भी एक पूरे गाइडलाइन जारी किया गया था। तो जो हो सकता है, देश की जनता को कम से कम परेशानी हो, संक्रमण का रेट कम हो, संक्रमण के रेट को कम करने के लिए स्वास्थ्य कितनी बड़ी प्राथमिकता है। मैं बिहार अकेले को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये पूरी व्यवस्था पर मैं सवाल उठा रहा हूं। चमकी बुखार के दौरान भी हमने देखा था, मुजफ्फरपुर है कितना 85 किलोमीटर है राजधानी पटना से, 12 दिन लग गए थे मुख्यमंत्री को वहां जाने में। वहां भी व्यवस्था की पोल खुली थी। ये पूरे देश की बात है, मैं सिर्फ बिहार पर कॉन्सेंट्रेट करना नहीं चाहता हूं। ये किसी भी राज्य में देख लीजिए, किसी भी राज्य में। उत्तर प्रदेश में खुद मंत्री ब्रजेश पाठक कहते हैं ना एम्बुलेंस टाइम पर आ रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 4 से 7 दिन में आ रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी लखनऊ में भी देखी जा रही है। तो जीएसटी दरअसल कोई भी राज्य या कोई भी इलाका अछूता नहीं है। कुछ इलाकों में नहीं है कोरोना ज्यादा, लेकिन व्यवस्था तार तार जार जार है पूरे देश में। यह कड़वी हकीकत है। नहीं, आपकी बात एक सेकंड, जीएसटी से पूछ रहा हूं मैं, आ रहा हूं माधव। संदीप जी, 411 दिन हो चुके हैं इस बीमारी को देश में फैले हुए, और ऐसे में अगर सरकार ऐसे बात करे जैसे ये बीमारी कल ही आई हो। आंकड़ों की बात कीजिए, बीमारी के संक्रमण रेट जो आर नंबर कहा जाता है, अगर आप उसको देखिएगा तो वो आर नंबर मार्च में ही बताता है उत्तर प्रदेश में 0.9 से 2.82 3 गुना बढ़ चुका था। तो आंकड़े चीख चीख के कह रहे थे बीमारी फैल रही है, लेकिन वो चीख करके किसको सुना रहे थे? प्रधानमंत्री अगर मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं, कल बोला उन्होंने बहुत खुश हूं, इतनी भीड़ आई है जितनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी थी। अमित शाह जी का बयान है, वो कहते हैं कि जो सर्ज है इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। आपने 2500 ट्रेन लगा दी क्योंकि कुंभ हो रहा है। तो अगर अमित शाह ये कह रहे हैं, नहीं, मैं आपका जवाब चाहूंगा। आप गृह मंत्री का उल्लेख कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आंकड़े देखेंगे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है महाराष्ट्र में या दिल्ली में या छत्तीसगढ़ में, जो अपराजिता भी बात कह रही थी। अगर आप तुलना करेंगे पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल या पुडुचेरी से, तो ये राज्य कहीं ज्यादा हैं संक्रमण के मामले में। यहां तो कोई चुनाव नहीं हुआ। ये तो थोथी बात होगी। आपने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर को ले जाके बंगाल में बिठा दिया 1.5 महीने से। आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे देश को किस चीज की आवश्यकता है। ये जो तालमेल की बात कर रहे हैं, जो फॉरवर्ड प्लानिंग की जाती थी, मैं चैलेंज करता हूं सरकार को, मार्च में इन्होंने जो फॉरवर्ड प्लानिंग की उसको प्रस्तुत करें देश के सामने। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कैसे कम हुआ?
इस देश में जो देश का, जो दुनिया का फार्मास्यूटिकल हब है, वो आज अपने लोगों को दवाई नहीं दे पा रहा। जो देश दुनिया को वैक्सीनेशन दे रहा था, अपने देश में वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहा। ऑक्सीजन, ये सब सॉल्व प्रॉब्लम्स है। 411 दिन। मैं एक साधारण सी बात कहता हूं, मैं सुझावों पर आता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस तरीके से अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है फादर ऑफ द नेशन, अगर कभी फादर ऑफ पैंडेमिक नेशन की बात कही गई तो वो खिताब या तो प्रधानमंत्री को जाएगा, या गृह मंत्री को जाएगा, या स्वास्थ्य मंत्री को जाएगा, या जेपी नड्डा को जाएगा, या आदित्यनाथ को जाएगा, या इलेक्शन कमीशन को जाएगा। इन लोगों ने देश को इस असहाय स्थिति में झोंक दिया है। सुझाव की अगर आप बात करें तो लगभग 2,65,000 केसेस अगर रोज आ रहे हैं, तो आप एक सिस्टमैटिक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर शुरू कर सकते हैं, जिसमें हर केस के आधार पर मरीजों को, उनके परिवार को कुछ तय बातें कही जा सकें। डॉक्टर्स के पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जब तक ये हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता उपयुक्त, जब तक हमें रेमडेसिविर नहीं मिलता, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग रिसर्च के आधार पर अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ रही, मामले दर्ज नहीं हो रहे, आपको फोन पर बता देंगे जी आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंकड़े ही छुपाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं फोन पर यहां पर मदद कर देंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि आंकड़े ऐसे, आप देखिए आज का अखबार देखिए, उत्तर प्रदेश कह रहा है कि उनके यहां 27,000 केसेस हैं, लेकिन मृत्यु केवल 120 की है। उसकी तुलना में दिल्ली में जो केसेस हैं उसकी तुलना में मृत्यु देखिए ज्यादा लोगों की है, उससे कम केसेस छत्तीसगढ़ में मृत्यु ज्यादा लोगों की है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मृत्यु की दर छुपाने लगे? आप शमशान कब्रिस्तान गांव गांव में बनाने की राजनीति करते हुए आए थे, और ये एक तरीके का प्रकोप है हमारे ऊपर कि आज वो हो रहा है। और ऐसे में यदि आप फ्रंट से लीड नहीं करते हैं, सवाल उठेंगे। ऐसे समय में देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में जाके पूरी व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। अब मैं सबसे अहम सवाल पर आता हूं। देखिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो हकीकत है आप हमसे ज्यादा वाकिफ हैं, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, आरटीपीसीआर के टेस्ट की रिपोर्ट टाइम पर नहीं आ रही है, यह एक हकीकत है। और सिस्टम भी ओवरबर्डन हो गया है। ऊपर से आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है, कालाबाजारी हो रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लोग घर पर रख रहे हैं। रेमडेसिविर मैंने आपको बताया 25,000 रुपए का एक टीका लगाया गया है मेरे जानने वाले को। तो जो ये मैंने 352, 356 और 360 तीन जो हमारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 352, 356, 360, इमरजेंसी चाहे एक नेगेटिव वर्ड हो, ये आपातकाल है ना। नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों ना की जाए? संदीप जी, कोई भी टर्म दे देने से, कुछ भी लीगली और कागज पे लिख देने से जो देश की अभी की सिचुएशन है वो बदलने वाली नहीं। सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, ये नहीं हुआ, ये गलती हो गई। मैं उसमें न जाते हुए मैं इन चारों जो प्रवक्ता बैठे हैं इनसे पूछूं कि अगर इन्हें अभी डिसीजन लेना है तो ये क्या करेंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, और इसका सिर्फ एक ही जवाब है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है कर्फ्यू। जी हां, इसके अलावा जनता कर्फ्यू, जिसके बारे में बहुत पहले बात हो चुकी थी, और मैं ये कह रहा हूं कि इस समय ये तूतू मैमे में जिस तरीके से सारे प्रोग्राम टीवी के चैनल में चल रहे हैं उस पर न जाते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस समय क्राइसिस समय अगले एक हफ्ते बाद जो सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि कल से सो कॉल्ड लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कल से फिर वही सड़क पे भीड़ होगी और फिर ये जो क्राइसिस है ये बढ़ती जाएगी। अभी तूतू मैमे ना पड़ते हुए वो सारे स्टेट इस समय एक साथ सामने आए, और जो लॉकडाउन मजबूरी है, सही है, इकोनॉमी खराब हो रही है, आदमी गरीब हो सकता है लेकिन मर तो नहीं सकता। संदीप जी, मेरा ये मानना है कि इस समय अगले एक हफ्ते 10 दिन में हमारा जो डिमांड और सप्लाई जिसकी सब लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे की कमियां बताने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेट सेंटर को कह रहा, सेंटर स्टेट को कह रहा, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं। डिमांड सप्लाई का मिसमैच कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैंडेमिक है। इसको रोकने के लिए, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी, सेंटर रिस्पांसिबिलिटी, सबको एक साथ आकर डिसाइड करना पड़ेगा। एपिडेमिक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। कौशल कांत, उनका ऑडियो लीजिए अगर वीडियो गया है तो। संदीप जी, मैं हेलो, हाँ बोलिए। संदीप जी, वीडियो किसी वजह से चला गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ यही एक तरीका ऐसा बच रहा है जिससे मैं ये देख पा रहा हूं कि अगले हफ्ते या 10 दिन में जो भी प्रॉब्लम है उसको डिले किया जा सकता है। अदरवाइज
हम लोग इसी तरीके से डिस्कशन करते रहेंगे अगले एक हफ्ते तक। और मैं एज एक्सपर्ट ये आपको फिर बताना चाहूंगा कि आज की ये जो पीक है, ये सेकंड पीक है नेशन की, एक थर्ड पीक आज से 6 महीने बाद दोबारा आएगी और वो पीक हो सकता है पहली पीक के बराबर हो। तो ये जितने महान लोग बैठे हुए हैं ये सब उस पीक की तैयारी कर लें। अभी इस पीक को कंट्रोल करने के लिए, इस समय की क्राइसिस को रोकने के लिए एक इमरजेंसी लगाएं, लॉकडाउन लगाएं, जो वर्ड देना चाहे वो लगाएं, लेकिन लोगों को सड़क पे जाना रोकें। जितनी मेरी एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 2 हफ्ते का लॉकडाउन होना चाहिए, उसके बाद अनलॉक 1 की सिचुएशन कुछ दिनों के लिए, फिर अनलॉक 2 और इस तरह से खोल करके अनलॉक 4 पे रोक देना चाहिए। इसके साथ साथ 4 के बाद नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू चलते रहना चाहिए जब तक कि पूरे देश में 70% लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते या 70% से ज्यादा जनता को कोरोना का केस पॉजिटिव नहीं हो जाता। सीरो सर्वे का रिपोर्ट जब 70% आ जाए, वैक्सीनेशन प्लस इन्फेक्शन दोनों को मिला करके, तभी हम तीसरी वेव को कंट्रोल कर पाएंगे। ये प्लानिंग आज की जरूरत है। ये एक एक्सपर्ट की राय है, मानना चाहे माने, नहीं मानना बिल्कुल वाजिब आपकी राय है। अपराजिता सारंगी, जो बात डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा कह रहे हैं, देखिए डिमांड सप्लाई में गैप हो गया है। एक तो ये हम चेन तोड़े डिमांड सप्लाई दुरुस्त करने में, और जो आपने आंकड़े दिए हैं, जो भरोसा दिलाया है, हम उस पर भरोसा कर रहे हैं, पर उस पर वक्त लगेगा ना। आज की तारीख में जो परेशान है उसके लिए निजात नहीं मिल रही है, तो उसके लिए चेन तोड़ी जाए। और आप तो नौकरशाह रही हैं। ये इमरजेंसी एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है, लेकिन इमरजेंसी क्यों ना लगाई जाए, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड क्यों ना बने, वही तो सिस्टम को दुरुस्त कर पाएगी। देखिए, 2 तरह के मेजर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स और शॉर्ट टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर्स कब लिया जाता है? जब इस तरह की इमरजेंसी आ जाए, युद्धकालीन स्तर पर जब हमें काम करना पड़ता है, तो उस समय जब कदम उठाए जाते हैं वो अलग तरह के कदम होते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने अभी कुछ बातें कही, हम सबको महान कहा। मेरी इच्छा हो रही थी उन्हें कहूं कि शासन की बागडोर कुछ समय के लिए इनके हाथों में दे दी जाए। मैं इनको हर एक चैनल पर सुनती हूं, ऐसा नहीं है। जब शासन या प्रशासन किसी भी तरह का काम करता है तो बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, स्टेक होल्डर्स ओपिनियन लेते हुए, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको दृष्टि में रखते हुए एक निर्णय लिया जाता है। नहीं, उन्होंने एक पॉइंटेड सवाल पूछा, अपराजिता, आज क्या करें? हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन बाद ये हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी, रेमडेसिविर भी आ जाएगा। आज क्या करना चाहिए? आज क्या करें? मैं बता रही हूँ। शॉर्ट टर्म मेजर्स का जहां तक सवाल है, तुरंत लेना है, तो जहां भी गैप्स हैं उन गैप्स को हमें फिल इन करना होगा, और उन गैप्स को फिल इन करने में हम लगे हुए हैं। कर्फ्यू हर एक मसले का हल नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, बहुत आत्मविश्वास के साथ फिर से कह रही हूं, कर्फ्यू हर मसले का हल नहीं होता है। हमें तुरंत हर जगह जो भी गैप्स हैं उनको फिल इन करना होगा। तो उस गैप को फिल करने के लिए कमांड अथॉरिटी, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड चाहिए कि नहीं? अभी तो हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है। कहीं पे ऑक्सीजन की किल्लत है, कहीं बेड की किल्लत है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है। देखिए, बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड कमांड है, 24/7 कोऑर्डिनेशन सेल हमारा काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सबसे बड़ा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की पद्धति के अनुसार भी काम करना चाहिए। हर जगह हिटलरी पद्धति काम भी नहीं करती है। जब स्वास्थ्य और शिक्षा का सवाल, पिछले साल 3 लॉकडाउन लगाए गए थे, वो एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला दिया गया, अब जरूरत नहीं। वो भी जब हुआ था तो राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके ही हुआ था। तो राज्य सरकारों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और गैप फिलिंग में लगे हुए हैं। अभय दुबे, दूसरी बात रही लॉन्ग टर्म मेजर्स की, मुझे एक सेकंड, अभी क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, थोड़ा अभय दुबे, क्या आपातकाल में हैं हम? नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगानी चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड हो। मुझे मालूम हो, मेरे घर में कोई मरीज है, एक नंबर है और वो मुझे बताए इस अस्पताल में जाइए, वहां पर बेड मिलेगा या वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं, और अप्रत्यक्ष रूप से ये लगा भी हुआ है। प्रधानमंत्री जी उसको हेड कर रहे हैं। पेंडेमिक एपिडेमिक एक्ट अगर है
मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं, अगर कौशल जी को जिम्मेदारी दी जाती जैसी अपराजिता जी कह रही है, तो पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं कि वो 5 राज्यों में 33 रैली नहीं करते, 33 मीटिंगें करते प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्रियों से, और कैसे इस पेंडेमिक को हैंडल करना है बेहतर तरीके से वो इंप्लीमेंट कर पाते। वो सुनिश्चित करते कि रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम नहीं हो अगर केसेस कम हो। ये बातें आप कह चुके हैं, ये बातें कह चुके हैं। मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूं। 1 मिनट का वक्त है माधव और जीएसटी स्क्रीन पर। माधव, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए, ये हमें सबको मिलकर इससे निपटना होगा ना। हो गई राजनीति, आप पॉइंट स्कोरिंग तो रोज करते रहिए, रोज चैनल हैं, रोज शो होते हैं, एक दूसरे पर लानत मलानत करते रहिए, आम आदमी परेशान होता रहेगा। निश्चित रूप से आपके बात से मैं सहमत हूं, और अभी ये क्राइसिस जो है, इस क्राइसिस का एक ही उपाय है कि तत्कालिक जो मेजर्स है वो कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। कंप्लीट लॉकडाउन से ही संक्रमण का चेन टूटेगा, संक्रमण रेट कम होगा, और बाकी व्यवस्था हम लोग करते रहेंगे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है कि हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। जीएसटी सेंट्रलाइज हेल्पलाइन होनी चाहिए, बोथ हेल्थ हेल्पलाइन और फाइनेंशियल हेल्पलाइन। इसी तरीके से हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक सेंट्रलाइज हेल्पलाइन होनी चाहिए, जहां पर वो जो इस फ्रंट लाइन पे से लड़ रहे हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान किया जा सके। और यदि नई पद्धतियां आती हैं तो सभी हेल्थ वर्कर्स को उन पद्धतियों से अभी तुरंत बताया जा सके। अगर सरकार ने सेंट्रलाइज सिस्टम किए, डेटा को सामने रखा, तो मुझे लगता है कि इस माहौल में भी हम इस बीमारी से बेहतर। तो हमारी राजनीतिक जमात राजनीति से ऊपर उठे, राजनीति करने आप आते हैं, वो ठीक है, बहुत वक्त है, बहुत लंबा वक्त है, राजनीति करते रहिएगा। ये महामारी रोज रोज नहीं आती हैं, इसमें कम से कम हमें एक होना चाहिए, और हमारे कर्ता धर्ता हमें सही राह तो बताएं। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, असमंजस नहीं होना चाहिए मरीजों में। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।